रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि कहानी कहने का जो सिलसिला है वो बदल चुका है और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि सर जो वीडियो है वो कल वाली लोकेशन पे बनाओ क्योंकि उस लोकेशन पर अच्छा लगता है। तो मैं आज छत के ऊपर से ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ जाता है या फिर आउट ऑफ सिटी होते तो वीडियो फिर हमारे स्टूडियो से ही बनाना पड़ता है। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों से अलग अलग लोकेशन पर बात करूँ, अलग अलग लोकेशन पर आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊँ जिससे आप लोग थोड़ा सा बोर भी ना हो। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊँगा, इस कहानी के अंदर अवैध संबंध है। एक ऐसा रिश्ता है जिसके टूटने की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। एक बाप के आंसू हैं, एक माँ की आह है और एक पत्नी का विकराल रूप है। ये पूरी कहानी मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को अपना सपोर्ट, अपना प्यार अवश्य दें क्योंकि चैनल अभी स्ट्रगल कर रहा है और आप लोग इस चैनल को खड़ा करने में हमारी दोबारा से मदद कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है मेरठ। अब मेरठ का नाम सुन के आप लोगों को याद आया होगा क्योंकि मेरठ की मुस्कान भी थी जिसने अपने पति सौरभ शुक्ला की बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या की थी। उसको नीले ड्रम में उसने पैक कर दिया था और बाद में अपने प्रेमी के साथ में वो हनीमून के लिए चली गई थी। अब इसी मेरठ के अंदर एक इलाका लगता है परीक्षितगढ़ और इसी परीक्षितगढ़ इलाके में एक गाँव आता है अगबानपुर। ये जो अगबानपुर गांव है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं इनका नाम टेकचंद है। टेकचंद के अलावा परिवार में उनकी पत्नी है और एक उनका बेटा है जो कि परिवार का इकलौता बेटा है। दोस्तों जब टेकचंद और उनकी पत्नी ने बड़ी मन्नतों के साथ में इस बेटे को ऊपर वाले से मांगा था और ऊपर वाले ने इनकी ख्वाहिश सुनी, उनको एक बेटा दिया। परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी, बड़ी खेती बाड़ी थी इनके पास अपना ट्रैक्टर था और पर्सनल इनके पास में गाड़ी थी। लिहाजा धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जब ये बेटा इनका जवान होता है तो इसके बाद में इनको लगता है कि इकलौता बेटा है, क्यों ना हम लोग इसकी जल्दी शादी कर दें। अब चूंकि परिवार जो कि संपन्न परिवार है, पैसों की कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए परिवार वाले सोचते हैं कि चलो खेती किसानी है। जो बेटा है जिसका नाम ये लोग रखते हैं राहुल कुमार और उसके बाद में ये अब उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब कई रिश्तेदारों से बोलते हैं, तमाम मिलने वाले लोगों से बोलते हैं कि कोई अच्छी लड़की हो तो हमारी बेटी के लिए बताइएगा। अब उसके बाद में तमाम रिश्तेदार सारे लोग मिलकर बताते हैं कि एक लड़की है जो कि अंजलि नाम है उसका। अंजलि जिसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, देखने में भी भला की खूबसूरत है और उसके जो परिवार वाले हैं वो भी अच्छे हैं और साथ के साथ अंजलि का जो बैकग्राउंड है और उस लोगों से बात करने का रवैया, जिस तरीके की वो मेहमान नवाज है, बहुत अच्छी लड़की है, घर को लेके चलेगी। लिहाजा उसके बाद में टेकचंद और टेकचंद की पत्नी और बाकी के रिश्तेदार जो होते हैं वो अंजलि को देखने के लिए पहुंचते हैं। जैसा बताया गया था अंजलि बिल्कुल वैसे ही थी। अंजलि टेकचंद और उनके परिवार वालों को पसंद आ जाती है। उसके बाद में अंजलि के साथ में अपने बेटे राहुल कुमार का रिश्ता तय कर देते हैं। अब राहुल भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, साथ के साथ इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी, अपना ट्रैक्टर ट्राली, घर की एक पर्सनल कार भी है, तो एक संपन्न परिवार था। इसलिए अंजलि और राहुल का जो रिश्ता होता है ये पक्का हो जाता है। उसके बाद में शादी की डेट लग जाती है, डेट फिक्स होती है, डेट पर बारात पहुंचती है, बारात बड़ी धूमधाम से होती है। अब अंजलि और राहुल अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। इधर टेकचंद भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो जैसी बहू अपने बेटे के लिए चाह रहे थे वैसी बहू उनको मिल गई थी। देखने में भी अच्छी थी, सीधी थी, सास ससुर का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। अब अंजलि और राहुल को एक बेटा होता है जिस बेटे का नाम ये लोग वंश रखते हैं। उसके बाद में थोड़ा और समय गुजरता है, अब दूसरा बेटा हो जाता है जिसका नाम ये लोग लकी रखते हैं। फिर थोड़ा और समय गुजरता है, एक और बेटा हो जाता है जिसका नाम ये लोग लबी रखते हैं। अब ये जो परिवार था खुशियों से भर चुका था। टेकचंद जिनका महज एक बेटा था लेकिन उनके बेटे के 3 बेटे हो चुके थे। घर में किलकारियाँ गूंज चुकी थी, चारों तरफ चहचहाट थी, घर में खुशियों का माहौल था। इसी बीच में एक तारीख आती है 1 नवंबर साल 2025 और इसी 1 नवंबर साल 2025 को जो टेकचंद का बेटा राहुल कुमार होता है वो अपने पिता टेकचंद से कहता है कि वो किसी से मिलने के लिए जा रहा है और बहुत जल्द लौट आएगा। रात के 8 बजे के आसपास वो अपने घर से किसी से मिलने के बहाने चला जाता है, कहता है कि जल्दी लौट आएगा। अब दोस्तों रात के 9 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं, लेकिन जो राहुल कुमार था वो लौट कर आया नहीं था।
अब जब राहुल कुमार लौट कर आता नहीं है तो उसके बाद में जो टेकचंद होते हैं ये अपने बेटे राहुल कुमार का मोबाइल नंबर लगाते हैं। अब मोबाइल नंबर जब लगाया जाता है तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। अभी अभी राहुल कुमार गया था और अचानक से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ये कहीं ना कहीं ये बात जो थी परिवार वालों के गले नहीं उतरती है। उसके बाद में ये जाते हैं दोनों पति पत्नी आस पड़ोस के घरों में, लोगों से पूछताछ करते हैं किसी ने राहुल को देखा है क्या। जितने भी उसके मिलने वाले थे उन सारे ही मिलने वालों से पूछा जाता है कि किसी ने राहुल को देखा है क्या। लेकिन दोस्तों बड़ी इत्तेफाक की बात थी, राहुल जिनके साथ में बैठा करता था, जिनके साथ में उठा करता था, वो सारे ही लोग यही कहते हैं कि आज तो हमने राहुल को नहीं देखा। अब ये बात एक पिता के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थी, क्योंकि आजकल इस तरीके के केसेस भी बहुत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहन में ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बेटे के साथ में किसी ने कुछ गलत कर दिया हो। लिहाजा जो टेकचंद होते हैं इस मामले में ज़रा भी देरी नहीं करते हैं और सीधा सीधा नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं। और पुलिस थाने जाने के बाद में पुलिस थाने में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। कहते हैं साहब ऐसी सी बात है, उनका जो बेटा है शाम का खाना खाने के बाद में रात के 8 बजे के आसपास कहकर गया था कि वो किसी से मिलने जा रहा है। 9:30 बजे के आसपास का समय हो गया, हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। लेकिन अब हम अपने बेटे को जहाँ जहाँ जा सकता था वहाँ सब में ढूंढ आए, लेकिन हमारे बेटे का कोई पता नहीं है, मोबाइल नंबर लग नहीं रहा है। रात के 12 बज चुके हैं साहब, हम क्या करें। लिहाजा पुलिस वाले भी आश्वासन देते हैं, कहते हैं ठीक है, हो सकता है कहीं चला गया हो, आ जाएगा। क्योंकि 24 घंटे से पहले पुलिस वाले या फिर कोई भी यही समझेगा कि हो सकता है किसी यार दोस्त के पास हो, कहीं चला गया हो, फ़ोन स्विच ऑफ हो, तो कम से कम थोड़ा बहुत वेट भी करना चाहिए। लेकिन जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, इसी गांव अगबानपुर से कुछ लोग सुबह सुबह अपने खेतों के लिए, कुछ लोग सुबह सुबह अपने काम पे जाने के लिए निकलते हैं। अब जैसे ही कुछ लोग सुबह सुबह अपने खेतों की साइड जा रहे होते हैं तो उसी समय खेतों की साइड में किसी व्यक्ति को दिखाई पड़ता है कि कोई व्यक्ति औंधे मुँह पड़ा हुआ है। लिहाजा फिर क्या था, वो व्यक्ति उस औंधे मुँह पड़ा हुआ जो व्यक्ति था उसके नज़दीक पहुँचता है। अब जैसे ही नज़दीक पहुँचता है तो आसपास जो थे वो खून के छींटे थे और 2 कारतूस के खोखे भी पड़े हुए थे, 2 नहीं 3। अब 3 खोखे इस तरीके से कारतूस के पड़े हुए। उसके बाद में उस व्यक्ति को घुमाया जाता है। जैसे ही घुमाया जाता है तो वहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे थे उन सब की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल ये वही लड़का था राहुल कुमार जिसके पिता कल से उसको ढूंढ रहे थे। लिहाजा फिर क्या था, इस बात की सूचना तमाम गांव में दे दी जाती है। अब देखते ही देखते गांव के अंदर से एक हुजूम उस खेत की तरफ भागता है जहाँ पर राहुल कुमार की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। राहुल कुमार के जो पिता टेकचंद होते हैं वो भी भागते हैं कि भैया ये क्या हो गया। जैसे ही अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखते हैं, दहाड़े मार मार कर, चीखें मार मार कर रोने लगते हैं कि वो मेरा इकलौता बेटा था, इकलौती संतान थी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। किस दरिंदे ने मेरे बेटे से दुश्मनी निभाई है। अगर उसको कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेता, अगर कोई बात थी, कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी तो मुझसे कह देता आकर। अब एक बाप के आंसू वहाँ पर ज़ारों कतार गिर रहे। अब चूंकि गुमशुदगी का मामला पहले ही दर्ज हो चुका था, लिहाजा पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है, पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। अब पुलिस पहुँचती है, पहुँचने के बाद में सबसे पहले जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। तो पता चलता है कि इस व्यक्ति के 1 गोली सीने पे मारी गई है और 1 गोली इसकी पीठ पर मारी गई है और 1 गोली इसके पैर के आसपास लगी है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तुरंत डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और कस्टडी में लेने के बाद में इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी, लेकिन अब सवाल वही था कि आखिरकार इस व्यक्ति राहुल कुमार को इतनी बेरहमी के साथ में किसने मारा होगा, किसने कत्ल किया होगा। लिहाजा इसके बारे में पुलिस जो थी पूछताछ करती है। सबसे पहले ये पूछताछ करती है कि इस पूरी जगह पर सबसे पहले कौन आया था। तो जो लोग गए थे वो बताते हैं कि साहब हम आए थे, खेतों पर जा रहे थे, डेली की तरह का काम है, हमारा रूटीन है खेतों पे जाना। तो हमने देखा कि कोई व्यक्ति औंधे मुँह पड़ा हुआ है, हम लोग नज़दीक आए, पलट के देखा तो राहुल कुमार है। पुलिस घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से मुआयना करती है तो पुलिस को वहाँ से 3 कारतूस के खोखे भी बरामद होते हैं। लिहाजा पुलिस सारे ही सबूत, सारे ही एविडेंस जो थे वो फॉरेंसिक के लिए रखती है और डेड बॉडी जो कि पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी उसका इंतज़ार करती है। लेकिन उससे पहले ही पुलिस जो थी अब यहाँ पर जो टेकचंद होते हैं राहुल कुमार के पिता, उनसे पूछताछ करती है। उनसे पूछताछ करती है क्या राहुल कुमार शादीशुदा था। तो टेकचंद बताते हैं कि हाँ वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी जो है उसका नाम अंजलि है और उसके टोटल 3 बच्चे हैं और तीनों ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस पूछताछ करती है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, हाल फिलहाल में राहुल का किसी से कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई पैसों का लेन देन, राहुल की किसी से कोई नज़दीकी। लेकिन जो घर वाले होते हैं वो तमाम बातों को पुलिस की एक तरीके से सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के बाद में कोई जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो सीधे साधे सभ्य लोग हैं और हमारी किसी से क्या दुश्मनी, क्या रंजिश।
अपना काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, खुद का ट्रैक्टर है और खुद की गाड़ी भी है, तो ऐसे में किसी से कोई पैसों का लेन देन भी नहीं था। अब पुलिस वाले बड़ा असमंजस में। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो अंजलि से भी पूछताछ करते हैं कि अंजलि ये बताइए कि तुम्हारे पति लास्ट टाइम क्या कुछ कह कर गए थे। लेकिन अंजलि जब पुलिस से बात कर रही थी तो पुलिस को ऐसा लग रहा था कि अंजलि के जो लफ्ज़ हैं वो अंजलि के जो होंठ ठेल रहे उसका साथ नहीं दे रहे। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि पुलिस की जो नज़र होती है ये बहुत ज़्यादा पारखी नज़र होती है और पुलिस बहुत अच्छे से समझती है क्या क्या सच है, क्या झूठ है, कौन कातिल है, कौन बेकसूर है। लिहाजा अंजलि के ऊपर शक होता है। लेकिन एक महिला जिसके पति का अभी कत्ल किया गया हो, उस महिला का रोते रोते बुरा हाल है, बदहवास हुई पड़ी है, बाल बिखरे पड़े हैं। जो महिला अभी अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी, 3 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन इसी उम्र में वो विधवा हो गई। तो ऐसे में उस महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लेना या फिर उससे कोई सख्ती दिखाना ये भी सही नहीं था। लेकिन पुलिस वाले अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अंदर ही अंदर पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पूछताछ करते हैं कि अंजलि और राहुल के रिश्ते कैसे थे। तो पुलिस को ये पता चलता है कि कभी कभार इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। अब पुलिस को वजह मिल चुकी थी, इसलिए पुलिस जो होती है अंजलि के मोबाइल का CDR, उसकी लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें निकालती है। और जब अंजलि के मोबाइल का CDR निकाला जाता है दोस्तों, तो पुलिस को एक अजीब चीज़ वहाँ पर मिलती है। दरअसल जो अंजलि थी ये एक नंबर से लगातार बात कर रही थी। अब इस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो ये नंबर किसी राहुल कुमार का नहीं था, जो उसका पति था उसका नहीं था, ना ही किसी घर वाले का था, बल्कि ये नंबर इसी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम अजय था उसका नंबर था। अब अजय का नंबर जो कि अननोन पर्सन है, उससे अंजलि घंटों घंटों बात कर रही है। घटना वाले दिन भी बात की गई है। मतलब साफ था कि अंजलि और अजय के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस सबसे पहले अजय को उठाती है, उसके बाद अंजलि को उठाती है। उठाने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में इन दोनों से अब पूछताछ की जाती है। और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में ये दोनों इधर उधर की तमाम बातें करते हैं, ये पुलिस को घुमाने की तमाम बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी वाकई रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी होती है। दरअसल अंजलि बताती है कि जब उसकी शादी राहुल के साथ में हुई थी तो वो राहुल के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त भी गुजरता है, हमारे परिवार में खुशियाँ भी आती है, 3 बेटे हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में लगभग 1.5 साल पहले की बात है, अचानक से राहुल उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। सॉरी, अजय उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। अब अजय से बातचीत होती। अब चूँकि लड़की जो थी बड़े घर की बहू थी, इसलिए वो कहीं भी घर से आ जा सकती थी। इसलिए अब जो अजय था, चूँकि अंजलि से उसकी अवैध संबंध बन चुके थे, तो मिलने मिलाने का भी होता है, तो वो अंजलि को अक्सर कभी होटलों में बुलाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बुलाता है, यही सारी चीज़ें चलती रहती है। कभी अगर राहुल घर से बाहर चले जाता है या फिर घर के लोग बाहर चले जाते तो अजय अंजलि के पास उसके घर में ही पहुंच जाता, उसी के बेडरूम में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन इसी बीच में जो अंजलि का पति राहुल होता है, एक दिन जब वो अपने घर आता है तो देखता क्या है कि उसकी जो पत्नी अंजलि है, उसी के बेड के ऊपर गाँव के ही एक लड़के राहुल के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में गलत काम कर रही है। जब वो अपनी पत्नी को इस तरीके से देखता है तो अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी चीखता है, चिल्लाता है। अजय तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है। अब जब पत्नी की पिटाई कर देता है, उसे हिदायत देता है कि देखो अगर आज के बाद तुम इस तरीके की चीज़ों में पड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी एक तरीके से वो अपनी पत्नी को एक चांस सुधरने का ज़रूर देता है। लेकिन जो पत्नी थी वो सुधरने की बजाय और बिगड़ती है। वो फिर से अजय से बातचीत करना चालू करती है और कहती है कि अब तुमसे मिलने का दिल बहुत करता है, लेकिन जो पति है उसने बंदिशें लगा दी है, क्या करा जाए। उसके बाद में एक दिन अंजलि अजय से कहती है कि क्यों ना मेरे पति को तुम रास्ते से हटा दो और उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ में अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। अब जो अजय था वो भी तैयार हो जाता है। उसके बाद में हत्या की प्लानिंग बनती है। प्लानिंग के तहत दिन तय किया जाता है। 1 नवंबर साल 2025 का दिन तय होता है। उसके बाद में जो अजय था राहुल को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में कहता है कि यार जो कुछ हुआ उन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम आओ, तुमसे बात करनी है। बेचारा जो राहुल था वो सीधा साधा व्यक्ति, लिहाजा वो अजय से मिलने के लिए पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद में बातचीत होती है, थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है। इसी बीच में राहुल के पास में किसी का फ़ोन आ जाता है। अब राहुल जैसे ही फ़ोन को रिसीव कर रहा होता है तो उसी समय राहुल के सीने पर एक गोली मिलती है। राहुल कुछ सोच पाता, समझ पाता, इससे पहले ही दूसरी गोली और चलती है और दूसरी गोली भी राहुल के पैर के आसपास लगती है। राहुल भागने की कोशिश करता है।
और तीसरी जो गोली होती है वो राहुल की पीठ पर लगती है। अब जैसे ही तीसरी गोली लगती है, राहुल वहीं पर गिर जाता है, खून से लहूलुहान हो जाता है और थोड़ी ही देर के अंदर राहुल की मौत हो जाती है। जब राहुल की मौत हो जाती है तो उसके बाद में अजय जो था वहाँ से 9-11 होता है, लेकिन उससे पहले ही वो अपनी प्रेमिका यानी राहुल की पत्नी जो अंजलि थी उसको कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि जो काम है वो काम हो गया है, मैंने तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया। यकीनन दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा होता है, पुलिस इस महिला और इसके प्रेमी की तरफ देखकर यही कह रही होती है कि अब जो अपनी ज़िंदगी है वो जेल के अंदर बिताएगा, अपनी मोहब्बत को जेल के अंदर आगे बढ़ाएगा। उसके बाद में इन दोनों को न्यायालय के अंदर पेश किया जाता है और वहाँ से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आए दिन इस तरीके की कहानियाँ होती हैं, आए दिन मैं आप लोगों को इस तरीके की कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन न जाने क्या बात है, लोगों को सज़ा भी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो अवैध संबंधों से बाज नहीं आ रहे। और दोस्तों ऐसा कोई भी सगा नहीं जिसको इस अवैध संबंध ने डसा नहीं। बहरहाल जो भी आप लोग सोचे इस पूरी कहानी को कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, तो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें पहला कमेंट्स था दिनेश कुमार जी का। मेरे भाई दिनेश कुमार जी, आपका मैं सदैव आभारी रहूँगा। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है वो है मीना जी का, लिखती हैं नमस्ते जी, तो शुक्रिया आपका। राधे श्याम शर्मा लिखते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में चौधरी जी अपना प्यारा सा कमेंट करते हैं, लिखते हैं अफसोस ज़्यादातर गुनाहों के लिए भेड़िया बोल दिया जाता है, तो शुक्रिया मेरे भाई आपका। दिनेश कुमार जी और शाकिब फरहान जी, सुनील त्यागी जी अपना कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सईब एमडी जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी का अगला भी कमेंट्स है, मोहम्मद रियाज जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा जी कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया जी लिखते हैं गुड स्टोरी जी, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील हैं, लिखते हैं शाबाश भाई बहुत अच्छी कहानी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपका। मिनी व्लॉग जी कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी के अगले बहुत सारे कमेंट्स हैं। नरगिस बानो लिखते हैं बहुत दुख होता है जो लोग अवैध संबंधों के रहते क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो शुक्रिया बहन आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बढ़िया स्टोरी है भाई, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है, तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शरियन शर्मा लिखते हैं बहुत अच्छा शाबिश भाई, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, तो शरियन शर्मा जी शुक्रिया। लईक अब्बास लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, और लईक अब्बास गुलस्तनाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दिनेश कुमार जी लिखते हैं कहानी अच्छी है। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा लिखती है नमस्कार भैया, कहानी बहुत अच्छी है, तो शुक्रिया आपका बहन। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं आजकल के लड़के बेचारे शादी से पहले सोचेंगे किसी उनको कैसी वाइफ मिलेगी, जी शुक्रिया। एमडी जमाल लिखते हैं शाबिश भाई ये स्टोरी आपने सुनाई है, और हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर सरखेज है, सरखेज के आसपास की हम रहते हैं, ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और आपकी स्टोरी बिल्कुल रियल ही रहती है, बहुत प्यारी स्टोरी है। जी भाई, मैं व्यूज़ के लिए तो स्टोरी बनाता ही नहीं, मैं क्राइम की घटनाओं को कवर करता हूँ और मेरी सारी की सारी स्टोरी जो होती है वो रियल ही होती है, शुक्रिया आपका। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है वो ज़रूर से ज़रूर आप लोग को पसंद आई होगी, और आज की कहानी के अंदर हो सकता है कि किसी का कमेंट्स मिस कर गया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के दिन कुछ कमेंट्स मिस हुए, क्योंकि जिससे मैंने बोला था कि जितने भी कमेंट्स हैं वो मुझे मेंशन करके दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कमेंट्स उसने छोड़ दिए हैं। बहरहाल दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।